आए की भाषा में बोल। मैं सबसे पहले भागलपुर की इस धरती पर, अंग की धरती पर, कर्ण की धरती पर महाभारत का योद्धा कर आप सबों का अभिवादन करता हूँ। I welcome all of you. It is my pleasure to see my both sides. मेरे दाहिने आजू बाजू एक तरफ अपर्णा जी ने तो पत्र में देखा था, आज मैंने रूबरू ने देखा और महसूस भी किया कि जो जोश, जज्बा और जुनून है, इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एवरीवन। ये सब में जोश, जज्बा और जुनून चाहिए। जो सिनारियो पूरी दुनिया में है, उसके मद्देनजर में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट हर enthusiasm with perception to the global scenario. मेरे दाहिनी तरफ टी श्रीनिवासन, अभी तेलंगाना वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस स्टेट है इकोनॉमिकली। अभी मैं हाल में गया भी था 15 नवंबर NIM गया था। I also welcome you, sir. Red color, red star, which we were listening in the song, Lal Tara. That red denotes revolution. Or if to, that the Indian Federation of Trade Union, a federation which fights for the right of the workers, सिर्फ 1 मई को वर्कर्स डे मनाने से समस्या का निदान नहीं होगा। We have to work for 365, 7 into 24 into 365. Not only in the working place, but the society itself. ये हमें 7 गुने 24 या 24 गुने 7 गुने 365। 7 अगर हटा दीजिए तो 24 into 365 में हमको काम करने पड़ेंगे। सिर्फ कार्यस्थल पर नहीं, सामाजिक स्तर पर भी। इसलिए सामाजिक स्तर पर जो गतिविधियां चल रही है, जो सोशल डिसेंशन है, जो इफ्टू के जो सिद्धांत है, जिसका मोटो है, अभी अपर्णा जी नारा लगा रहे थे, भारत की विविधता को जिंदाबाद कर रहे थे, हमारी डाइवर्सिटी को जिंदाबाद कर रहे थे, और उसी डाइवर्सिटी पर खतरा है। और जो कामगार होते हैं, भारत के जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूशन कामगार से आता है, और वो कामगार नेग्लेक्टेड कैसे? जिस देश का प्रधानमंत्री कहे कि हमारे यहाँ 60 करोड़ लोग काम करने वाले हैं, तो फिर बदहाल क्यों है? कहीं न कहीं तालमेल नहीं है हमारी नीति में और हमारी नियति में। इन आवर पॉलिसी एंड इंटेंशन, उसमें तालमेल नहीं है। हमारी नियत कुछ है और हम नीति कुछ और बनाते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन पूरे भारतीय स्तर पर तो दिख रहा है, वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। बड़े फक्र महसूस करते हैं। अच्छी अच्छी तनख्वाह देने वाले को भी किसी अहले सुबह कह देते हैं कि लीजिए लिफाफा आप चाहिए, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड, वी हैव हायर्ड यू, नाउ वी आर फायरिंग। आपको हायर किया था हमने, अब आप फायर कर दो। क्या है भाई, मेरी जवानी तुम वहां ले रहे हो, 18 साल में
में हमको ज्वाइन करा रहे हो और 44 साल में कह रहे चले जाओ। मैं तो बायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, जूलॉजी पढ़ाता हूँ, फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ। प्राइमल जो प्राइम एक्टिविटी होती है बॉडी की वो 18 से 27 साल के बीच में होती है, वो तुम निचोड़ रहे हो और उसके बाद कहते चले जाओ। क्या है ये? फिर कहां चले जाए? बहुत गंभीर विषय है और हमें इस तरह से उलझा के रखा गया है। मैं प्रिविलेज्ड हूं, आई फील माई सेल्फ प्राउड। मैं बहुत ही अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, फख्र महसूस कर रहा हूँ, बहुत उत्साही महसूस कर रहा हूँ कि मेरे आजू बाजू दोनों जांबाज कॉमरेड हैं और इतने सारे कॉमरेड पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, पूरे भारतवर्ष से आए, विभिन्न विरासतों को संजोए हुए। उनका लक्ष्य क्या है? कामगार खुशहाल हो, मजदूरों एक हो, मजदूरों का शोषण नहीं हो, उनके कार्यस्थल अच्छे हो। जो सदियों की लड़ाई के बाद हम हासिल किए हैं, अब वो मिनटों में और हफ्तों में और महीनों में खत्म कर दे रहा है। बोले नहीं भाई, 125 वर्ष पुराना कानून है, 1929 में पास हुआ है, वो हमको तालमेल करना होगा। 29 कानून को मिलाकर हम कोड बना रहे, लेबर कोड बना रहे। क्या बना रहे भाई? एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। बहुत जो ज्यादा पावर एकत्रित होता है तो भ्रष्ट बनाता है, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी जो सरकार की होती है वह भी ब्रूट बनाती है, क्रूएल बनाती है, अहंकारी बनाती है। और जब भी सरकार में मेजॉरिटी उसकी कम होती है तो कामगार और जनता के लिए वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ज्यादा जिम्मेदार होती है। जनता कुछ और सोच रही है, कामगार कुछ और बोल रहा है। कामगार के लिए जो कानून बनाया जा रहा है वो उससे विपरीत बनाया जा रहा है। अरे क्यों बना रहे भाई? कामगार से तुम मशवरा क्यों नहीं करते? तुम हफ्तों, महीनों, वर्षों उस पर बहस करो, वो फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक को उसमें शामिल करो। कुछ मुद्दे होते हैं जो ठीक है, आप मुनाफा देख करके आप ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, क्या क्या कर रहे हैं, कथनाइजेशन कर रहे हैं, उन चीजों का आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो बढ़ावा, इसका ये मतलब थोड़े कि तुम जो इंसानी जज्बा है, जो इंसान की जरूरियात है, जो उनके फीलिंग्स हैं, जिन्होंने उसको बनाने में या पढ़ाने में पूरी जवानी लगाई है, तुम उनको नजरअंदाज करो? नहीं। लेकिन है क्या कि हमारे कामगार को धर्म का हकीम पिलाया जाता है। मार्क्स ने इसे नहीं कहा था, रिलीजन इज एन ओपियम। धर्म जो हकीम है, और ये हकीम चटाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, और हकीम सुना करके हम तमाम लोगों को खंडित किया जा रहा है ताकि हमारी लड़ाई मजबूत नहीं हो सके। हम बटे हुए रहें, जब बटे हुए रहेंगे तो फिर तो कटे हुए रहेंगे। संगठित होंगे तो मजबूत होंगे, लेकिन होंगे कैसे? नेशनल लेवल का लीडरशिप करना चाहिए, जो आज से 25 साल पहले थे। जब मैं पढ़ता था, जब मैं जॉब में आया था, तब के जो संघर्ष होते थे, तब के जो कोई भी एसोसिएशन होता था, चाहे ऑर्गेनाइज हो या नहीं भी हो, तब भी जो जज्बा होता था, आज वो जज्बा नहीं है। कहीं ना कहीं कमी है। कि मैं चाहूंगा कि जो डेलीगेशन का जो सेशन हो, इस पर भी मंत्रणा हो। आप तमाम साथी जानते होंगे, किसानों के लिए कानून बने 4। 1000 के लगभग किसान शहीद हो गए, बरसों बरस आंदोलन चला, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं किया, और एक फाइन मॉर्निंग 4 कानून वापस ले गए। क्या है देश भाई? बात करने छोटे जाओ। हमारा तो जनतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। हमारे विधान में कहा हम भारत के लोग भारत,
लोकतांत्रिक समाजवादी बनाना चाहते, तुम कौन सा वादी बनाना चाहते? निरंकुशवादी, पूंजीवादी, जिनके मुनाफा 300 गुने होते, परसेंट नहीं, उतना टाइम्स, 300 टाइम्स प्रॉफिट होता है किसी किसी कंपनी का। कैसे कमा रहा है? हमारा वेज क्यों नहीं बढ़ रहा है उस तरह से? हम क्यों तो लाचार होते हैं इलाज के लिए, तमाम चीजों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सेहत के लिए, तमाम चीजों के लिए। और जो संगठित नहीं है, जिसके लिए इप्टू खड़ा होता है कि वे भी संगठित हों, वे भी एक बड़े अम्ब्रेला के पीछे आए। पॉलिटिकल पावर में न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात करते हैं, हम तुमको न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देंगे, हमको इतना पैसा देंगे। तो जो इप्टू जो प्रोटेक्शन देना चाहता है तमाम गैर संगठित कामगारों, उन्हें उस अम्ब्रेला के अंदर लाने की जरूरत है, जिसका हम लोगों ने एहसास किया था। बिहार में लोग बंबई से पैदल चल के आए। अब बताइए, 2000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर, दिल्ली 1400 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, और रास्ते में ये जो सरकारें हैं, जनता के द्वारा, जनता के लिए, डेमोक्रेसी की परिभाषा पढ़ाते हैं, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। इट इज नॉट द पीपुल, मतलब फॉर द पीपुल, FAR, PUY, बाय द पीपुल, OAA, ऑफ द पीपुल। ये हमसे ज्यादा आप लोग समझते हैं कि कैसे जनता को खरीदा जाता है। PUY, बाय नहीं है, बाय द पीपुल। ये डेमोक्रेसी का डिफिनेशन इसने बना दिया, और हम तमाम लोगों को लाचार बना दिया। मैंने शुरू में कहा ना कि नीति और नियत में ही खोट है। जो सोचते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। अब लीजिए, सिर्फ हम भारतीय दर्शन, मनसा, बचा, कर्मणा, जो हम करते रहे, दर्शन बोलते रहे, उससे चलेगा नहीं। श्रमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये हमारे राष्ट्रीय स्लोगन है, राष्ट्रीय एम्ब्लेम है। सत्य बोलते ही, बोलने में क्या है? जब मैंने बात किया NIN में, हैदराबाद में, न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस था सर, 3 दिन का, मैं उसी में इन्वाइटेड था, गया। मैंने कहा कि व्हाई इंडिया इज स्लाइडिंग डाउन द हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स में, भूख सूचकांक में 2014 से हिंदुस्तान फिसल रहा है। तो फिसल रहा है, उस समय 54 नंबर पर था, इससे मात्र 3 देश आगे थे। अभी 103, 114, 102, ये पिछले 14 से लेकर के 2025 तक में वो होवर कर रहा है। मैंने हमसे 105 देश, 110 देश आगे हो जाता है। तब किधर को प्रोग्रेस कर रहे हैं? कहते नहीं, उनके आंकड़े ठीक नहीं है। अरे दुनिया के सब देश मान रहे हैं, तुम नहीं मान रहे। बोले नहीं, हम अपना पैमाना बनाएंगे। बोले बनाते रहो पैमाना। मैं तारीफ हो तो बहुत अच्छा है, अच्छा बोले तो बोले खराब। तो हमारे यहाँ तो दर्शन है, सत्यम बुढ़िया नो बुढ़िया तपरियम सत्यम। बोले सत्य बोलो, अगर अप्रिय सत्य हो तो नहीं बोलो, क्या झूठ बोलो, क्या बोलो? हमारे तो गांधी जी जो कहते थे, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हम सच के साथ प्रयोग करते हैं। और आज सत्ता सच नहीं बोलती, और सच नहीं बोलने के कारण बहुत सारी बातें छिपाई जाती हैं। और वो चारों लेबर कोड में जो है, बोले आपका रिहेबिलिटेशन होगा, आपके वर्किंग प्लेस में सुधार होगा। अरे तुम इंतजाम कुछ कर ही नहीं रहे, पहले इंतजाम करो तब तक बदलाव लाओ। लेकिन बदलाव ये पहले लाते हैं, इंतजाम की व्यवस्था करते हैं कालांतर में, इन द लॉन्ग। इसलिए मैं कह रहा था, मैं बड़ा प्रिविलेज हूँ। मैं जब बच्चा था उसमें, मैं बात कर रहा हूँ 60-61, समझ लीजिए
अच्छा खासा हो गया, 45-50 साल पहले। उसमें पूरे बिहार में एकमात्र सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एमएलए जीता था। मैं बच्चा तो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे फादर में और जो बड़े पापा बोलते हैं हम लोग, दोनों में झगड़ा हो रहा था। तो बोले क्या झगड़ा हो रहा, इलेक्शन हुआ है, हम लोग भी देखने गए थे, छोटे छोटे बच्चा थे। मालूम है कि तुम्हारे बाप ने जो है ना उसको कछिया वाले में दिया, वोट दिलवाया, जिसके चलते झगड़ा हुआ। बाद में हमको जब हम कॉलेज आए तब हमको समझ में आया कि कछिया से क्यों उतना नफरत, हसिया जिसको बोलते हैं, और रंग से क्यों उतना नफरत। इसलिए क्यों बराबरी की बात करते हैं, कामगार की बात करते, मेहनत करने वाला खाएगा। हम उसकी बात करते हैं तो बोलते नहीं ये खराब है, ये मानने को समाज तैयार नहीं है। समाज को भूसा बढ़ा दिया है, अफीम पिला दिया है, और ये कोशिश जारी रहेगी हम अगर विरोध नहीं करेंगे। और जो डेलीगेशन जो मीटिंग होगी, मैं देख रहा था तिरुपति का सम्मेलन का, मैं वही सब खोज रहा था मैडम उसमें, तो आपका नाम दे रहा था। जब मैंने चिट्ठी मुझे मिला, लोकल कमेटी ने मुझे प्रिविलेज दिया, मुझे मौका दिया कि मैं नेशनल पर्सपेक्टिव के इस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को बहुत छोटा पाता हूँ, और आप लोगों से मिल करके मुझे बेहद खुशी है। और देख ही रहे हैं यहाँ के ठंड का पता, श्रीनिवास जी को पता ही नहीं होगा कि यहाँ टेम्परेचर 8 डिग्री भी हो जाता है और 10 डिग्री होता है। तेलंगाना वाला टेम्परेचर लेके आए, हैदराबाद तो थोड़ा कम भी रहता है। जब जेएनयू में मैं था तो उधर से जो स्टूडेंट आता था एक शर्ट पैंट में आता था, थर-थर करता था ट्रेन दिल्ली जंक्शन। तो मैं इनकी गर्मी को महसूस कर, यहाँ का टेम्परेचर जो 16 डिग्री और 14 डिग्री के करीब है, वो कोई असर नहीं डाल पा रहा है इनकी गर्मी जज्बा के तहत। यही गर्मी चाहिए तमाम डेलीगेट्स को, तभी तो होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो डिलिब्रेशंस होंगे, जो तिरुपति में निर्णय लिए गए थे, हम सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देंगे, मिल करके काम करेंगे, जो श्रमिक विरोधी जो कानून देश में बनते हैं और जो बनाने वाले लोग हैं उनका भी विरोध करेंगे। हम जिस हैसियत में रहेंगे वही विरोध करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम 500 लोगों को जमा करें। मैं जब विदेशों में देखता हूं तो अकेला आदमी होर्डिंग लिए रहता है, रोड के किनारे खड़ा रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि कितने लोग हैं विरोध करने वाले हैं ना, 400-500 लोग हैं ना, बहुत लोग हम लोग शुरुआत तो करें, शुरुआत ही नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि यहाँ से एक इम्पेटस मिलेगा सर, श्रीनिवास जी और वर्मा जी जो दोनों इतने कर्मठ हैं, और हम समझते हैं इनकी लीडरशिप में डेलीगेट्स का जो मीटिंग होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ बहुत ही रचनात्मक प्रस्ताव पारित होंगे, और उसको हासिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करें। फ्रेंच कहावत है ना, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हमारी आजादी की रक्षा तभी होगी जब हम सतत जागरूक रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो हमारे अधिकार छीनेंगे, हमारे अधिकार बांटेंगे। कभी इसको दे दो, कभी उसको दे दो, कभी उसको टीका दे दो, कभी इसको दे दो। कंट्रैक्चुअल बहाली करो, कोई भी परमानेंट बहाली नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आपको जान के हैरत होगा कि अभी बिहार के स्कूलों में जो पुराने प्यून बहाल है चपरासी, उसको मैडम 80,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, और जो टीचर बहाल हो रहे हैं उसको 25,000 मिल रहे हैं। अब वो जो 4th ग्रेड वाला है वो 80,000 वाला उसके 25,000 वाले के अंदर में काम करेगा? कभी नहीं काम करेगा। बोले भाई ऐसा करो कि उसको एक जगह जमा कर दो, जितने 75,000 वाले हैं 25,000 वाले को एक साथ जमा करो, परमानेंट नौकरी भैया। अभी सरकार ने करीब 2,60,000 को बात किया। आपसे भी जानते हैं मैं तो बिहार से, इसलिए मैं उद्घाटन में तो बड़ा कम बोला जाता है।
जो स्पीकर होते हैं खासतौर पर इन्वाइटेड, वो ज़्यादा बोलते हैं। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, फख्र महसूस करता हूँ कि इस अगस्त गैदरिंग को और इस जो पूरे भारतीय एक मिनी इंडिया जो यहाँ पर मौजूद है डिलिब्रेशंस के लिए और मजदूरों पर हो रहे कुठाराघात का, जो सिर्फ राष्ट्र स्तर पर नहीं, मैंने सुना अभी 1 मिनट का जो मौन हुआ, उसमें पूरी दुनिया में जो बेसहारा, मजलूम, गरीब तमाम लोगों पर जो जुल्म हो रहा है पूरे वैश्विक स्तर पर, उसके लिए इतने संवेदनशील हैं, मैं तारीफ करता हूं। और आज की संवेदन शून्य शासन प्रशासन की मैं भर्त्सना करता हूं, जो जनता की सेवा के लिए बनते हैं और जनता पर जुल्म ढाते हैं, चाहे जिस किसी भी हैसियत से हो, कामगार पर जुल्म करना हो या सामान्य नागरिक पर जुल्म हो। जुल्मी ताकतवर हो रहा है इसलिए कि जुल्म सहने वाला एकजुट नहीं हो पा रहा। जिस दिन जुल्म सहने वाला एकजुट हो जाएगा, जुल्मी फरार हो जाएगा, भाग जाएगा, उसको कहीं चैन नहीं मिलेगा। मैं लोकल बॉडी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष तौर पर लालू जी का। हम लोग करीब 20-25 साल पहले किसान सभा वाले में यहाँ आए थे दहलगांव में, जब मैं यहाँ टीचर था। उन्होंने मुझे मौका दिया और आप सबों ने कंसेंट दिया। अगर अपर्णा जी कंसेंट नहीं देती और श्रीनिवास जी अगर इसकी स्वीकृति नहीं देते तो मैं शायद नहीं आ पाता। इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपका भी श्रीमान धन्यवाद करता हूँ। आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और आज के इस सत्र का मैं विधिवत शुभारंभ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। बहुत स्वागत प्रोफेसर फारूक अली का, डॉक्टर फारूक अली का। बहुत उन्होंने संक्षिप्त रूप से हमारे మిత్రులారా, పగల్పూర్ భూమి మీద, పహల్గాం భూమి మీద జరుగుతున్నటువంటి ఐఎఫ్టీ జనరల్ కౌన్సిల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను. నాకు ఇరువైపులా ఇద్దరు పోరాట యోధులు కూర్చొని ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రపంచంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే, ప్రజలందరి మీద అన్ని వైపుల నుంచి ఒత్తిళ్లు, దాడులు జరుగుతున్న వాతావరణంలో మనం ఉన్నాం. పని స్థలాలలో 24 గంటలు పనిచేయచ్చు అనేది కాదు, సమాజంలో కూడా ఉన్న పరిస్థితుల మీద కూడా మనం పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది. సామాజిక సంక్షోభం మీద పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అనేక రూపాల్లో ఇలా దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ పరిస్థితులు విషమిస్తూ ఉన్నాయి. ఏకపక్ష విధానాలు ప్రపంచంలో నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అపర్ణ గారు నినాదాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ అమరవీరులకి సంతాపం తెలియజేసేటప్పుడు ఈ దేశంలో ఉన్న వైవిధ్యం గురించి కూడా చెప్పారు, ప్రపంచంలో ఉన్న వైవిధ్యం గురించి ప్రస్తావించారు, వాళ్ళందరికీ జోహార్లు చెప్పారు. అలాంటి వాతావరణం ఇలా దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ లేదు. ఏకపక్ష విధానం నడుస్తుంది. ప్రజానీకం మీద దౌర్జన్యకరమైనటువంటి విధానాలు అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచ జీడీపీలో కానీ, దేశ జీడీపీలో కానీ కార్మిక వర్గం నుంచి వచ్చినటువంటి, శ్రామిక వర్గం నుంచి వచ్చినటువంటి వాటాని ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు దాని నుంచి ప్రతిఫలం పొందేటువంటి పరిస్థితిలో ఆ రకమైన వాతావరణం కనిపించడం లేదు. దేశ జీడీపీలో శ్రామిక వాటా 50% వస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క జీవన పరిస్థితులు రోజు రోజుకి దుర్భరంగా మారుతున్నట్టు వాతావరణంలో మనం ఉన్నాం. 4 లేబర్ కోడ్ అనేది తీసుకొచ్చి 100 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినటువంటి చట్టాలన్నింటినీ రూపుమాపే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. కార్మికులు కార్యాలయాలు కొనుక్కుంటా ఉన్నారు. ఇలా దేశంలో వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం పూర్తి మెజార్టీతో వచ్చేసింది. పూర్తి మెజార్టీ వచ్చిన ప్రభుత్వం చాలా అహంకారయుతంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది, దౌర్జన్యంగా ప్రవర్తిస్తుంది, క్రూరత్వాన్ని
బట్టపై తీసుకుంటా ఉంది. ప్రజానీకం మీద అన్ని వైపుల నుంచి దాడి చేస్తున్నటువంటి వాతావరణం రోజు రోజుకి మారుతూ ఉంది. ఇవాళ దేశంలో ఉన్న పాలకులు దేశ ప్రజల యొక్క సమస్యలను పట్టించుకోకుండా ప్రజానీకాన్ని విభజనకు గురి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మతం మత్తు మందు లాంటిది. ఆ మత్తు మందుని ఎక్కించి ప్రజానీకాన్ని విభజనకు గురి చేసి వాళ్ళ విధానాలని అమలు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కార్మిక వర్గంలో కూడా ఈ మత్తుని ఎక్కిస్తూ ఉన్నారు. కార్మిక వర్గాన్ని విభజనకు గురి చేసి బలహీనపరిచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ రకంగానే ఇలా దేశంలో అన్ని వర్గాల ప్రజల మీద మత ప్రయోగం జరుగుతూ ఉంది. దేశంలో రైతాంగం పెద్ద ఎత్తున పోరాడి వ్యవసాయ రంగంలో తెచ్చినటువంటి చట్టాలని రద్దు చేయించడం కోసం 1000 మందికి పైగా ప్రాణాలు వసూలు చేశారు. ఒకనొక రాత్రి ఆ చట్టాన్ని రద్దు చేశారు. ఇది అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం అని చెప్పుకుంటూ ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో చట్టాలు చేసేటప్పుడు కానీ వాటిని రద్దు చేసేటప్పుడు కానీ ఏ రకమైనటువంటి చర్చ లేకుండానే ఏకపక్షంగా వాళ్ళు రద్దు చేసినటువంటి చరిత్ర మనం చూసాం. ఇలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యం ప్రజల కోసం ప్రజల ద్వారా అనేటువంటి పద్ధతులు కూడా ఏదైతే చెప్తున్నారో అలాంటి వాతావరణం ఏమి లేదు. ఇక్కడ మొత్తం ప్రజలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులన్నీ కొనుగోలు చేయడానికి, ప్రజలకు దూరంగా జరగడానికి, ప్రజల మీద దౌత్యం చేయడానికే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని వినియోగిస్తున్న వాతావరణం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఇలా ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాల కంటే ఎక్కువగా ఆకలి సూచికలో అగ్రగామిగా భారతదేశం ఉంది. ఆకలి సూచికలో అగ్రగామి ఉన్న భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మనకు చెప్తా ఉన్నారు. అభివృద్ధి కొలమానాలు రకరకాలుగా మార్పులు చేసి చెప్తా ఉన్నారు. వాస్తవానికి శ్రమయేవ జయితే సత్యమేవ జయితే అనే నినాదాలు పదే పదే వీళ్ళు వలిస్తూ ఉన్నారు. శ్రమకి జయం లేదు. ఇక్కడ శ్రమని దోపిడికి గురవుతుంది, శ్రమ మీద దాడి జరుగుతుంది, సత్యం చెప్పేది లేదు, నిజం మాట్లాడడం అనేది లేదు, పూర్తిగా అబద్ధాలతోనే వీళ్ళు పరిపాలన సాగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం. అట్లా అన్ని రకాలుగా అన్ని వైపుల నుంచి దాడి చేసి ప్రజల హక్కుల మీద పెద్ద ఎత్తున దాడి చేస్తున్న నేపథ్యంలో దానికి వ్యతిరేకంగా మీరు తిరుపతిలో కాన్ఫరెన్స్లో నిర్ణయించుకున్న విషయాలు మరోసారి సమీక్షించుకోవడానికి ఇక్కడ ఈ జనరల్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ 2 రోజుల పాటు ఇక్కడ జరిగేటువంటి ఈ జనరల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో దేశ పరిస్థితిని మరింత క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి వాటి మీద బలమైన నిర్ణయాలు చేసుకునే దిశగా మీరు ఇక్కడ చేసుకుంటారని, ఆ దిశగా మీరందరూ ఆలోచిస్తారని ఆ రకమైనటువంటి ఈ సమావేశానికి అలాంటి సమావేశాన్ని ఇక్కడ మా దగ్గర ఏర్పాటు చేసుకోవడం పట్ల చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం విషయం ఇక్కడ జరిగేటువంటి చర్చల్లో ఫలప్రదమైనటువంటి నిర్ణయాలు చేసుకొని రాబోయే కాలంలో ఈ దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ప్రజా వ్యతిరేకంగా మారుతున్నాయి, కార్మికుల వ్యతిరేకంగా మారుతున్నాయి, ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకంగా మారుతున్నాయి. కాబట్టి వాటన్నింటినీ ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైనటువంటి కార్యాచరణని రూపొందించుకుంటారని ఆశిస్తూ నన్ను ఈ సభకి ప్రారంభించడానికి ఆహ్వానించినందుకు మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ జనరల్ సమావేశానికి స్వాగతం పలుకుతూ నేను ముగిస్తున్నాను.